क्या हाल है डॉक्टर भट्टी साहब? बेहतर बिल्कुल। शीशा नहीं ठीक। क्या शीशा नहीं ठीक, मैं तो ठीक। अच्छा, शीशा खराब हो गया है? नहीं ठीक है, नहीं मैं तो मुझे तो अच्छा लग रहा है देखने में, माशाल्लाह। क्यों? थोड़ा दूर यहाँ पे ना प्रेशर सा रहता है हारों पे, दबाव सा हो, ये चीज़ रहती है। उसकी वजह वो आपने खाई है, वो जो दबाव वाली दवाई है खाली, जिसमें मैंने कहा था लॉक सी पड़ी होती है। नाजा हाँ नहीं हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ हेमा कुछ और है, हीमा तो ठीक है, आगे कुछ आप गड़बड़ कर जाते हैं। हाँ हाँ बाहर वाला हीमा टॉक्सिकॉन गॉन टॉक्सिलॉन यही है। हीमा तो ठीक है, आई रिमेम्बर दिस। हीमा टॉक्स तक भी ठीक है, आगे लॉन है या गॉन या डॉन, ये क्या चीज है? विशाल साहब को वैसे काफी याद है दवाएं, ठीक कहते होंगे। हेमाटॉक्सिलॉन है। हाँ जी, वो ट्राई करें। ठीक है, पढ़ लें उसमें से, ठीक है। अच्छा आप शुरू करें। स्टेमोनियम पढ़नी है आज या और कुछ पढ़ रहे थे? जी खत्म कर दीजिए, लैक्टिक एसिड खत्म कर दीजिए। स्टेमोनियम पढ़ानी है ना अभी, प्रोटोफाइलम भी फॉस्फेला भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल वो कहते हैं हमारे लिए मुश्किल होगा, इन्होंने मुंतकिल करना है अपना सारा कारोबार इस्लामाबाद। तो कल का दिन चूँकि शिफ्टिंग में लगेगा, इसलिए वो कहते हैं क्लास ना ही रखी जा सकती है। ठीक है। स्टेमोनियम, स्टेमोनियम, बेलाडोना और हायरसिमस, ये मिलती जुलती दवाएं हैं, मगर इनकी इंटेंसिटी, शिद्दत में फ़र्क है, और उसके अलावा भी कुछ है फ़र्क। बेलाडोना और स्टेमोनियम दोनों में वायलेंस पाई जाती है, और बेलाडोना में निस्बतन ज़्यादा, स्टेमोनियम में निस्बतन कम। बेलाडोना में कम मुस्तकिल और इसमें ज़्यादा मुस्तकिल, यानी जब वायलेंस आती है तो बेलाडोना का मरीज़ बहुत शिद्दत के साथ वायलेंट हो जाता है, बाज़ संभाला नहीं जा सकता, नामुमकिन है, और उस पुरखून है, ताकतवर हो जाता है बहुत ज़्यादा। स्टेमोनियम के मरीज़ में वायलेंस आती है लेकिन निस्बतन माइल्ड है, लेकिन स्टेमोनियम की वायलेंस ठहर जाती है आके, और बेलाडोना में आनी जानी है। तो जो मुस्तकिल वायलेंट हो जाए मरीज़, यानी आपे से बाहर और मारने धारने का रुझान रखने वाला, वो स्टेमोनियम है। लेकिन स्टेमोनियम में अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं, ऊंच नीच, यानी मरीज़ ही रहेगा, मगर कभी ज़्यादा वायलेंट, कभी एकदम रोने पीटने में लग जाएगा, कभी वो रुझान हो जाएगा उसका मायूसी की तरफ, अंधेरे में जाके बैठ रहेगा, कभी फिर वायलेंट हो जाएगा। हायरसिमस में भी वायलेंस पाई जाती है, मगर हायरसिमस में इन दोनों के मुकाबले पर वायलेंस कम है, लेकिन हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा है, तसव्वुराती नज़ारे। और हायरसिमस का कुछ ताल्लुक़ जिनसी बीमारियों से ज़रूर है, जो वैसे जिनसी बीमारियां नहीं हों, मगर जो जिनसी आज़ा हैं उनकी इन्फ्लेमेशन से ताल्लुक़ होता है, इसलिए इसका ये किनारा कैंथरिस से मिलता है, हायरसिमस का। और इस मामले में हायरसिमस और स्टेमोनियम दोनों मुशाबे भी हो जाते हैं, यहाँ ये दोनों इकट्ठे होते हैं। स्टेमोनियम में भी जिनसी इश्तियाल और तहरीक, और उसके नतीजे में जो दिमाग पे बद असरात हैं, मसलन स्टेमोनियम का मरीज़ भी गंद बकता है बसा औक़ात, और इस तरह से
वो भी है, ट्रेंटुला भी आ जाता है इसमें, वो भी इसकी मक्खी की तरह, स्पेनिश मक्खी की तरह जो जिनसी अज़ा हैं उन पर असरअंदाज होता है, लेकिन इनका ताल्लुक़ नफ्सियाती बीमारी से नहीं है। इन सब का ताल्लुक़ हकीकी तौर पर जिनसी नफ्सियाती बीमारी से नहीं है, बल्कि वो ऐसी बीमारी से है जो फिज़िकल है, जो वाक़तन उन आलात में तेज़ शिद्दत पैदा कर देती है और उसकी मजबूरी है बेख्तियार वहाँ की हिद्दत दिमाग के उन खलियों की तरफ मुंतकिल हो जाती है जिनका आपस में जोड़ है। तो बाज़ दफ़ा दिमागी तहरीक इन आज़ा में तहरीक पैदा करती है, बाज़ दफ़ा आज़ा का आज ख़ुद किसी बीमारी की वजह से हिजान पकड़ जाना दिमाग के उन हिस्सों की तरफ मुंतकिल होता है जिनका इससे ताल्लुक़ है। तो ऐसी शरीफ नफ्स मरीज़ा जो बिल्कुल पाकबाज नेक, वो ऐसी सी बातें करेगी कि उसके माँ बाप और दूसरे वो भागेंगे कमरे छोड़ के कि इसको क्या हो गया। बाज़ बदज़नी करते हैं कि शायद इसका दिमाग था ही ऐसा, लेकिन हरगिज़ ऐसी बात नहीं। ये जिस्मानी बीमारी है जिसका इंतकाल जिस्म से जहन की तरफ हुआ है। इसमें ये तीनों चीज़ें मुश्तरक हो जाती हैं, कैंथरिस, हार्सिमस और एक हद तक स्टेमोनियम और ट्रेंटुला हिस्पानिया भी। लेकिन ट्रेंटुला हिस्पानिया में बाज़ दफ़ा नफ्सियाती तौर पर दबी हुई ख्वाहिशात भी असरअंदाज होती हैं। उसका लाजमी ताल्लुक़ जिस्मानी बीमारी से नहीं है, वो मिजाज बिगड़ा हुआ मिजाज है ज़्यादातर, इसलिए वो इनसे अलग हो जाएगा वहाँ। तो ये जो हदें जहाँ मिलती हैं उस हिस्से को भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, जहाँ जुदा होती हैं उनको भी ज़हन नशीन कर लें, फिर आपके लिए तफरीक निस्बतन आसान होगी। मगर ऐसे मामलात में जहाँ ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ, बाज़ दफ़ा तफरीक वाक़तन बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए स्टेमोनियम की वायलेंस की बातें आपको बताऊं, जो नोट्स लिखे हैं उससे। वायलेंस कम्स इनटू माइंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, रेज, एवरी tumultuous, वो लफ्ज़ छूट गया है। Every thought is tumultuous, violent. The face looks wild, anxious, fearful. The eyes are fixed on a certain object, face flushed. ये नक्शा है कि ख्यालात हिजानी होते हैं, एक्साइटेड होता है मरीज़, उसमें तोड़ फोड़ के रुझान यानी वायलेंस पाया जाता है, चेहरा परेशान दिखाई देता है। और ये फ़र्क है बेलाडोना से कि बेलाडोना में चेहरा परेशान दिखाई नहीं देता, बल्कि डिटरमिन्ड है इरादे के ऊपर, और उसमें सुर्खी है और बड़ा कतई इरादा है जुल्म व सितम का और तोड़ फोड़ का। परेशानी नहीं, स्टेमोनिया में परेशानी है जो इसको उससे फ़र्क कर देती है। और हिस्पानिया, ट्रेंटुला हिस्पानिया में भी परेशानी कोई नहीं, उसमें ख़तरनाक किस्म की चालाकी है और एक्टिंग अपने इंतहा को पहुंची होगी, और जो वायलेंस है वो जाहिर नहीं करेगा मरीज़, बल्कि दबा के बैठेगा, इसलिए उसके हाथ में चीज़ें महफूज नहीं। किसी बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने का फ़ैसला करेगा तो माँ बाप के सामने बिल्कुल वो ठीक रहेगा, और उसमें जो पागलपन की कनिंग है वो दाखिल हो जाती है। इसलिए वो मकड़ा जिस तरह अपने शिकार की ताक में बैठा रहता है बगला भगत बन के, और शिकार को पता नहीं लगता है क्या चीज़ है, उस तरह ट्रेंटुला हिस्पानिया में भी ये मिजाज पाया जाता है। तो ये फ़र्क एक इनके दरमियान है जो वाज़ेह है अगर आप गौर से देखें। फेस इसका फ्लश्ड है, इसमें कुछ न कुछ ही हद तक, लेकिन उस फ़र्क के साथ जैसे मैंने बयान किया था, उसका बहुत ज़्यादा फ्लश्ड है, उसमें एंग्जाइटी नहीं है बेलाडोना में बिल्कुल।
किसी जगह भी बेलाडोना में एंजाइटी नहीं होती, इसमें होती है। इसमें भी बुखार बेलाडोना की तरह हॉट हेड और ठंडे हाथ पांव, और इलावाज़ें ये रोशनी से भागता है मरीज़ और अंधेरे में रहना चाहता है। ये भी एक पहचान है स्टेमोनियम की। दोनों में बुखार की शिद्दत पाई जाती है, बेलाडोना में भी और स्टेमोनियम में भी। लेकिन एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि बेलाडोना हमेशा रिमिटेंट होता है, आया और नीचे हुआ फिर उठा, फिर आया नीचे हुआ फिर उठा। इसको कहते हैं रिमिटेंट फीवर। जैसे टाइफाइड है, छोड़ता नहीं है मगर एक निचले किनारे तक पहुंचकर फिर उठना शुरू हो जाता है। इंटरमिटेंट उसको कहते हैं जैसे मलेरिया हो, जिसमें छोड़ गया तो बिल्कुल गोया छोड़ गया, मरीज उसको समझता है कि बिल्कुल मैं ठीक हूँ, कोई बुखार का असर बाकी नहीं रहता, फिर शुरू होगा, फिर बड़े ज़ोर से उसी तरह ऊपर चढ़ेगा। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट। और एक है रिमिटेंट और एक है कंटिन्यूस। स्टेमोनियम कंटिन्यूस है और बेलाडोना इंटरमिटेंट है, रिमिटेंट है, समझे? इसीलिए टाइफाइड में भी काम आता है, मगर टाइफाइड में स्टेमोनियम शास के तौर पर काम आता है, क्योंकि ये इसका मिजाज मुख्तलिफ है टाइफाइड से। ये कंटिन्यूस है, जो बुखार चढ़ गया, जब उतरेगा तो छोड़ देगा, फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। और वो ऊंच नीच जो पाई जाती है वो इसमें नहीं है। इसमें और बेलाडोना में की वायलेंस में एक और फ़र्क यही है कि मैंने बताया ना, बेलाडोना में वायलेंस जो है वो जब तक ठहरेगी मुसलसल एक मुसीबत बनी रहेगी, या उसको बेहोश कर देंगे या फिर वो मुस्तकिल पागल हो जाएगा या छोड़ देगी। मगर जो इसकी वायलेंस है ये इंटरमिटेंट है। यहाँ बेलाडोना और इसका मिजाज बिल्कुल उलट जाते हैं। बुखार में जो मिजाज है उसके बरक्स स्टेमोनियम की वायलेंस जो है वो जैसे जल्जिला आता है ना, कुछ देर आराम काम हो गया, फिर एकदम जल्जिला आ गया, फिर कुछ देर आराम और सुकून रहा, फिर जल्जिला आ गया। तो बेलाडोना में इस किस्म के जल्जिले नहीं आते, वो तो शिद्दत मुसलसल वायलेंस है, या उसको कंट्रोल में करेंगे या वो ठीक हो जाएगी। तो उसमें रिमिटेंस नहीं है, इसमें रिमिटेंस है। यानी नरमी होने के बाद फिर वापस आ जाना, रिमिटेंस। इल्यूजन्स और हेलुसिनेशन इसमें उसी तरह हैं जैसे बेलाडोना में पाए जाते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुश्किल काम है कि ये कहीं वो ज़्यादा वायलेंट है, ये कम है। हेलुसिनेशंस की दुनिया जो है उसमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है। जो मरीज़ का पता चलेगा ये कि ये बेलाडोना की केसेस है, उसका ये फ़र्क बड़ा मुश्किल है। जो इलामतें मैंने बयान की हैं वही हैं फ़र्क वाली। स्टेमोनियम में एक है इसकी हेलुसिनेशन के मिजाज का फ़र्क कि इसमें मरीज़ कभी वायलेंट होता है तो फिर हंसता खेलता है और आप ही आप अपने से बातें करेगा, एंजॉय करेगा, और वो ज़्यादा खौफनाक मंजर है कि मरीज़ कह मारने लग गए, हंस रहा है, ज़िंदगी बजाय एंजॉय कर रहा है, लेकिन आपका चेहरा देखेंगे उसमें कोई खुशी के आसार नहीं, सिर्फ एक एंग्जाइटी है। तो वो खुशी जो
चेहरे के आसार से मुताबिकत नहीं खाती और उसमें एक खौफनाक पहलू मौजूद जो देखने वाला जिससे डरता है, घबराता है। रात को ऐसा मरीज़ उठ जाएगा और क्या लगाना शुरू कर देगा घर में, ये बहुत ही खौफनाक इलामत है। स्टेमोनिया में भी पाई जाती है और टरेंटुला हिस्पानिया में भी पाई जाती है, इसलिए ये 2 दवाएं नुमायां हैं इसमें। बिस्तर से एकदम उठ जाना और फाहश कलामी करना, ये इसका खासा है। हाइसिमस और इसमें फ़र्क ये है, बेलाडोना में भी फीवर होता है और ज़्यादा शदीद होता है और अक्सर फीवर में ही ये बकवास होती है। इसमें स्टेमोनिया में फीवर भी होता है, बगैर उसके भी होता है, मगर फीवर के साथ भी होता है, यानी बुखार के साथ भी ये डिलीरियम वगैरह चलता है। लेकिन हाइसिमस में बगैर बुखार के, हाइसिमस में जो गंद बकवास वगैरह है, ये बुखार का नतीजा नहीं बल्कि वो बीमारी का वैसा हिस्सा है, बगैर बुखार के वो ये हरकतें करता है। और उसकी दूसरी पहचान ये है कि वो चुनता है कपड़ों को, चुटकियाँ भरता है, जिल्द की नीचे से चुटकी भर के उठा लेगा। ये हाइसिमस की टिपिकल पहचान है। इसमें कन्वल्शंस जो हैं स्टेमोनियम में, वो सारे जिस्म के ऊपर को जकड़ लेती हैं, यूँ हाथ पांव सब चीज़ें मुड़ जाती हैं, मगर वो मिर्गी वाली नहीं है। वैसे ही सारे मसल्स में एक तनाव और खिंचाव पैदा हो जाता है, लेकिन मिर्गी नहीं है, ये और तरह की चीज़ है। अच्छा, एक और इसका फीचर है जो जिससे वो पहचाना जा सकता है बाकी बेलाडोना वगैरह के मुकाबले पर। हाइसिमस में और बेलाडोना में ठंडा पसीना नहीं साथ आता, स्टेमोनिया में ठंडा पसीना आता है। और ये एक बहुत ही अहम पहचान है, वरना बाकी चीज़ें बाज़ दफ़ा इतनी मिलजुल जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं एक दूसरे से, कि आपके लिए पहचाना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा मरीज़ हो जो बेलाडोना और स्टेमोनियम और हिस्पानिया टरेंटुला के से मुशाबे हो और पसीने में, ठंडे पसीने में तरबतर हो जाए वक्तन फ़वक्तन, तो वो स्टेमोनियम है, वो दूसरी चीज़ें नहीं हैं। इसकी एक इलामत उससे भी मिलती है, हाइड्रोफोबिनम से। प्यास है मगर पानी से घबराहट और खौफ, ये भी स्टेमोनियम का हिस्सा है। हाइड्रोफोबिनम में भी पाया जाता है। जितनी मज़ीद शदीद प्यास हो, पानी से शदीद खौफ होता है और पानी मुंह में डालते ही सारा जो नाली है वो जकड़ी जाती है डर की वजह से। हवा से मेरा पेट भरा हुआ और पेशाब ख़ता हो जाना बग़ैर इरादे के, ये भी इसमें इलामतें मिलती हैं। और हरकत में वैसे ही हसास है जैसे ब्रायोनिया, हर हरकत पर तकलीफ़ पड़ेगी। बेलाडोना की तरह जार भी तकलीफ़ पहुंचाता है, धमाका, ठक ठक की आवाज़ या पाँव की चाप की आवाज़ भी बाज़ दफ़ा मरीज़ को तकलीफ़ देती है। इसकी जहाँ तक खून के ख़राब होने का ताल्लुक़ है,
इसमें एब्सेसिस पाए जाते हैं, यानी खून की खराबियां भी स्ट्रेमोनियम में मिलती हैं। और इसके एब्सेसिस का खासा ये है कि जोड़ों में वो फोड़े पैदा हों अगर, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। जिस्म के अज़लाती हिस्सों में फोड़ों का होना, टिकी फोड़ा भाई इस किस्म की चीज़ें बन जाती हैं जो एक गढ़ बनाती हैं, मगर वो आम है, बहुत दवाओं में मिलता है। जोड़ों के अंदर एन उस जगह जहाँ जोड़ों का जोड़ हो वहाँ फोड़ों का पैदा होना, ये स्ट्रेमोनियम की इलामत है। और सिर्फ स्ट्रेमोनियम की नहीं है, और दवाओं में भी आता है। और ख़ास तौर पर बायां हिप जॉइंट इसकी मरगूब जगह है। इसके फोड़ों का जो जोड़ों के फोड़े हैं उनका ताल्लुक हिप जॉइंट से है। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों के दायां हिप जॉइंट बिल्कुल बेकार हो जाता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ फोड़े बनते रहते हैं इर्द गिर्द, और बाज़ दफ़ा फोड़े सप्रेस भी हो जाएं तब भी अंदर एक दुखन रह जाती है बाकी। दायां सॉरी बायां कहा था मैंने, दायां। हाँ फरमाया था बायां, लेकिन इशारा दाएं की तरफ किया था, वो गलती से। ओहो, ये हाथ मेरा फ्री था ना इस हाथ में पकड़ा हुआ था। ठीक है, तभी कंफ्यूजन हुआ है। ये हाथ मेरा सब यूँ करना पड़ना था, इसलिए मैंने इजीली कर दिया। जॉइंट मुराद था उसको, सिर्फ बायां हिप जॉइंट, बायां लेफ्ट। ठीक है, ठीक है सर। Stramonium cures eye troubles and irritation of the brain from overstudy. आँख की तकलीफ़ों में भी स्ट्रेमोनियम मुफीद है, और अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए उससे अगर दिमाग पर बद असर पड़े उसमें मुफीद है। इसकी ड्राइनेस थ्रोट और फॉसिस की बड़ी सख्त है। इसकी खुश्की वो पानी से ठीक नहीं होती, जिस तरह आर्सेनिक में घूंट भरने से थोड़ा सा आराम आता है। एक और आपको मैंने बताई थी दवा इससे पहले, जिसमें गला बहुत ड्राई होता है, हर वक्त इंसान निगलते ही रहता है। क्या थी वो दवा? पिछली दफा पढ़ाई थी। किसी को नहीं याद रही? हैं? शुरू करो, मुझे भी भूल गई है। पठान वाला किस्सा है, पठान से नाजत के साथ। एक पठान ने किसी हिंदू को पकड़ लिया बेचारे को और तलवार खींच दी। उसने कहा अभी कलमा पढ़ो मेरे सामने, वरना मैंने तुम्हें जान से मार देना है। एक ही मौका मेरे लिए जन्नत में जाने का। तो उसने कहा कि पहले तो रजिस्ट किया लाला जी ने, उसने कहा अच्छा अच्छा पढ़ा दो। कि शुक्र करो खान को भी नहीं आता तुम बच गए। तो बात छेड़ दी होता है आदमी, लेकिन वो आप भी याद नहीं होती। निकालना भी, बेचारे साहब बड़े होशियार हैं इन बातों में, निकाल रहे हैं अभी से, हमारा माल देख रहे हैं कुछ। हाँ, मैंने वो ये बताया था कि गला खुश्क, और ऐसा खुश्क कि हर वक्त इंसान उसको निगलने के जरिए कोशिश करता है उसको किसी तरह ठीक करे। हैं? लैक्टिक एसिड में था, निकाल लिया आपने? माशाअल्लाह, जिंदाबाद इमाम साहब की बेगम साहब। लैक्टिक एसिड है वो, ठीक है। और उस खुश्की का असल में ताल्लुक ज़ियाबितस से है, और ये मैं कहना भूल गया था उस वक्त। आपने कहा तो मुझे याद आ गया, अगर मैं ज़ियाबितस का जिक्र करता तो अब भी मुझे याद आ जाना था। लैक्टिक एसिड ज़ियाबितस की चोटी की दवा है, और ज़ियाबितस की पैदा की हुई खुश्की पानी पीने से ठीक नहीं होती। एक अंदरूनी कैफियत है जिसको बैरूनी तौर पर तर्क करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये याद रखें, अब आपको भी नहीं भूलेगा, मुझे भी नहीं भूलेगा। लैक्टिक एसिड है वो। और स्ट्रेमोनियम में भी इसी किस्म की मिलती है, लेकिन इसमें शुगर का जिक्र नहीं, मगर खुश्की उसी किस्म की है। और कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें ड्रिंक से। ये गालिबन वो नर्वस डिजीज़ है,
उसमें भी अंदरूनी जो बेचैनी है ना, वो खुशी का एहसास रखेगी हमेशा। और इसमें भी चोकिंग पाई जाती है हाइड्रोफोबिन की तरह, यानी पानी निकलते वक्त जाफा पड़ जाता है। ऐसे बूढ़ों की दवा है जिनको पेशाब पर कंट्रोल उठ जाता है, लेकिन और भी बहुत सी दवाएं हैं, पता नहीं स्टेमोनियम मुफीद होगी कि नहीं, पहचान करनी पड़ेगी। ऐसे मरीज़ जिनमें कुछ स्टेमोनियम सी इलामतें मिलती हों उनकी ज़िंदगी और दूसरी की बीमारियों में, उनमें ये ज़रूर मुफीद होगी। मगर 10-15 ऐसी दवाएं हैं जिनमें सलसल बॉल की शिकायत मिलती है, उनका फ़र्क बड़ी एहतियात से बारीक अलग अलग करना पड़े, किसी पर वक्त निकाल के उन दवाओं को इकट्ठा करें और अलग फ़र्क करें, क्योंकि जब वो मरीज़ आएगा उस पर बड़ी मुश्किल पड़ती है। मेरे सामने कई दफ़ा बाबे आ जाते हैं कि जी हर वक्त मुसीबत है, और उसको फ़ौरन याद नहीं आती दवा। तो हाइसिमस स्टेमोनियम तो उन दवाओं में से एक है। आर्सेनिक में भी ये बात पाई जाती है, कॉस्टिकम में भी पाई जाती है, अगर फालजी इलामतों की वजह से हुआ हो, और भी कई दवाओं में है। मगर कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा, आपको बनाने होगा अपने लिए, कि मरीज़ को देखकर 1-2 सवालों में ही असल दवा तक पहुंच सकें। अगर स्टेमोनियम का केस हो जो भट्टी साहब का नहीं है, तो फिर दिल पर वो जो है ना ये एहसास, उसमें बहुत मुफीद है। इसलिए अगर आपने इस्तेमाल करें मख्फी तौर पर करें क्योंकि वरना स्टेमोनियम और भी कहानियां बता देगा। ठीक है, क्लास में नहीं बताना। यहाँ भोले बादशाह ऐसी बातें कर दिया करते हैं क्लास में मैं पता डाल रहा होता हूँ, ये बोल पड़ते हैं। पोडोफाइलम ये एक बहुत ही गहरी और लंबा असर करने वाली दवा है, और ये जो हिस्सा है जिसे हम पेट कहते हैं, पेट के अंदर जो कुछ भी है उस दायरे में जो दरमियानी इंसानी वजूद का दरमियानी हिस्सा है, इससे पोडोफाइलम का बहुत ताल्लुक है। और खटास पैदा करने में ये चोटी का माहिर है पोडोफाइलम। जिस तरह और कौन कौन सी दवाएं हैं? आरिस वर्सिकलर, आरिस नहीं, आरिस वर्सिकलर, आरिस टैनिक्स जो है वो उसकी दवा है अपेंडिसाइटिस की। आरिस वर्सिकलर है और नेट्रोपास है और नक्सोमिका भी है, और बहुत सी दवाएं जी हैं। जी। हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ज़िद्दी तेज़ाबी मरीजों में बहुत मुफीद है, जो जहाँ आम दवाएं काम न करें उसमें बाज़ दफ़ा चोटी का असर रखती है। तो मुख्तलिफ तेज़ाबी दवाओं को अज़बर होना चाहिए आपके लिए, ताकि अक्सर मरीज़ ऐसे मिलते हैं और तेज़ाब के तवाज़ुन बिगड़ने से हवाएं पैदा होती हैं, और तेज़ाब का तवाज़ुन बिगड़ने से बैक्टीरिया, वर्म्स ये नशोनुमा पाते हैं। तो तेज़ाबी दवाओं को पेश नज़र रखना चाहिए। पोडोफाइलम उनमें से एक दवा है, मगर पोडोफाइलम में तेज़ाबियत जिगर की खराबियों के साथ इकट्ठी पाई जाएगी। पोडोफाइलम सिर्फ मैदे की दवा नहीं है, ये जिगर और पेंक्रियाज और वो सारा हिस्सा, पित्ता वगैरह, ये पूरा पैकेज जो है उन सब पर बराबर असर करती है, समझे। आरिस वर्सिकलर वगैरह में ये ज़रूरी नहीं है कि जिगर ख़राब हो, पित्ता बिगड़ा हुआ हो, इसलिए वो आप इनफरादी तौर पर दे सकते हैं। नेट्रमफास का भी यही हाल है, नक्सवामिका का भी यही है। मगर पोडोफाइलम में याद रखें कि ये एक पूरा वसी दायरा है बीमारियों इलाके का, उस जगह का, जिसमें शामिल आज़ा सब मुतासर होते हैं। और इसमें
जब वॉमिटिंग शुरू होगी, जब कै शुरू हो जाएगी मरीज़ को, ऐसे मरीज़ को, तो साथ असाल भी हो जाते हैं। नक्सवामिका में नहीं होते, लेटरम फॉस में नहीं है, आरिस वेसिकुलर में नहीं है। तो ये उसकी पहचान बता देगी कि ये जो असर था ये सिर्फ मैदे तक महदूद नहीं था, इसमें अंतड़ियाँ भी, मगर ज़्यादातर जिगर की खराबी शामिल है। और वो जब फिर नाकाम हो जाता है तो फिर असाल का रुझान पैदा हो जाता है। इसके पेट में रंबलिंग और अचानक फड़फड़ाहटें, बाज़ दफ़ा यूँ महसूस हो जैसे अंदर कुत्ते बिल्ले फिर रहे हैं, दौड़ फिर रहे हैं, आँख में चोली खेल रहे हैं जानवर। ये इसका एहसास है ख़ास। और ये चीज़ और किस चीज़ में पाई जाती है? हाँ, थूजा में नहीं सकता। ये है उसमें हार्सिनस में। और आमतौर पर हार्सिनस, अगर टाइफाइड में हार्सिनस की ज़रूरत पेश आए तो उसकी ये अलामत है कि हवा फड़ 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 करते हुए नीचे उतरती है, कभी ऊपर गुड़ गुड़ करके चढ़ जाती है। ये उसकी खास अलामत है। इसका जो फुजला है वो बहुत बड़ा होता है, खुला, इनॉर्मस कह सकते हैं। वो जो बिग चीफ वाला किस्सा है ना, वो है ये। हाँ। याद है? बताना नहीं दोबारा मैंने। हाँ, ठीक है। और हवा की वजह से स्प्लटरिंग भी पाई जाती है। यानी आमतौर पर इवैक्यूएट करता है इंसान, मरीज़ एक दफ़ा बहुत ज़्यादा पानी वाला मादा निकलेगा, और चूँकि हवाएं भी हैं इस वजह से स्प्लटरिंग भी पाई जाती है। लेकिन स्प्लटरिंग के लिहाज से, यानी हवा और पानी मिलकर जब निकलते हैं तो ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा करते हैं। एलो सबसे चोटी की दवा है, उसकी तो पहचान ये है। एलो की जिगर की बीमारियां भी जब असाल पर मुंतज हों तो उसमें इसी किस्म की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसकी निस्बत ज़्यादा पोडोफायरिन के मुकाबले पर। असाल के बाद रिलीफ मिलता है, ये इसमें है आराम। मरकरी से मुशाबे कहा जाता है पोडोफायरिन को, लेकिन मरकरी में असाल होने के बाद भी आराम नहीं मिलता। इसमें सुकून का कुछ हिस्सा ज़रूर, वो सुकून का वक्फा मिल जाता है। चाइना और इसमें मुशाबहत ये है कि दोनों के असाल बेदर्द के होते हैं, यानी पोडोफायरिन के भी और चाइना के भी। जो रिलीफ है वो एक अंदरूनी बेचैनी से आराम है, जो लगता है ना तनाव हो गया बहुत सा, तनाव की भी तो एक तकलीफ है, लेकिन दर्द नहीं है। चाइना में भी दर्द नहीं होता, लेकिन वो हवा वगैरह फारग हो जब असाल आ जाए तो रिलीफ मिल जाता है मैदे को, और पेट के तनाव को आराम आ जाता है। लेकिन चाइना और इसका फ़र्क यह है कि चाइना आमतौर पर रात को असर दिखाता है और खाने के बाद। बाज़ लोगों को खाने के फ़ौरन बाद ज़ोर से हाजत होती है, और अगर असाल की हाजत हो तो चाइना की तरफ दिमाग जाना चाहिए। अगर वैसे हाजत हो और खाने के बाद ज़रूर दौड़े बच्चे, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का केस है वो ज़्यादातर, और भी शायद हों, लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम उनमें एक मेरे तजुर्बे में है, अच्छी दवा है।
इसमें पोडोफाइलम कमजोरी बहुत पैदा कर देता है। जाहिर बात है जब पानी का इनखला होगा तेजी के साथ तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन कहने की बजाय ये होम्योपैथिक किताबों में ये मिलता है कि इतनी कमजोरी पैदा कर देता है कि अगर उसका इलाज ना हो तो मर जाएगा मरीज। ये ख़ास नक्शा है डिहाइड्रेशन का, इसलिए उसको ऐसी सूरत में अस्पताल पहुंचाया जाता है, उसको ड्रिप्स लगते हैं, तब जाके होश आती है। राइस वाटर स्टूल कहलाता है इसका, पीच, चावलों की पीच की तरह बाज़ दफ़ा इसका स्टूल है। विशाल साहब, वेल्श ब्लड भी है आपके अंदर, हाँ कि नहीं? कोई पुराने ज़माने में क्योंकि वेल्श लैंग्वेज में मैंने 4 कॉन्सोनेंट इकट्ठे देखे हैं, या फिर इनकी नोट्स में एक तरफ लफ्ज़ है, इसका तलफ़्फ़ुज़ बताएं मुझे क्या है। HLLGRY है, वेल्श में HLLL वेल्श पढ़ सकते हैं इसको, वहाँ 4 L इकट्ठे वो पढ़ देते हैं। वहाँ बीमारी किसी हमारे वेल्श फैमिली को, मगर इसको ना भी पढ़ा जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असल है एम्प्टी फीलिंग, और मेरा अंदाज़ा है कि हंगरी होगा उसकी वजह है यही है ना। हाँ, एम्प्टी वीकनेस और कमज़ोरी और खला का एहसास भूख के साथ, ऐसा लगता है जैसे अंतड़ियाँ वगैरह सब उतर के नीचे निकल जाएंगी साथ, उनमें खड़े रहने की जान नहीं रहती। यही हाल ये औरतों के साथ करता है यूट्रस में, प्रोलैप्सिस और लटकाव जिसे हेलोनियस में भी मिलता है, उस तरह इसमें भी यूट्रस का बहुत बुरा हाल कर देता है, फैल जाता है, गिर पड़ता है। और ऐसी औरतें जिन बच्चों के बाद उनके रहमों को सिकुड़ने में कमज़ोरी पाई जाती हो, उनको पोडोफाइलम फ़ायदा पहुंचा सकता है, एक इम्कान है। मेरे इल्म में नहीं, मगर ये पढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है कि ये मुफीद हो। इलाज तो देखे हैं मैंने, बहुत इलाज हो जाते हैं बाज़ बेचारियों के, और उनकी वैसे सेहत ठीक लगती है, मगर हर बच्चे के बाद जब एक दफ़ा यूट्रस फैलेगा तो वापस अपने असल मकाम पे नहीं आता। मगर पोडोफाइलम की पहचान ये है कि उसमें दर्द भी होती है, या दर्द भी होता है, तो अगर वो सेंसिटिव हो तो फिर गालिबन पोडोफाइलम काम करेगा। ठीक है, अगर मेंसेस के साथ डायरिया इकट्ठे हो जाएं तो उसमें भी पोडोफाइलम को ज़ेर नज़र रखना चाहिए। इसमें जो रहम की दर्दें हैं जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें भी पाई जाती हैं फैलने में। इनमें कोलोफाइलम वाली कुछ इलामत ये पाई जाती है कि नीचे उतरती है, रान के अंदर से दोनों तरफ से नीचे की तरफ हरकत करती है दर्द। ये कोलोफाइलम की चोटी की इलामत है, अंदर की तरफ से जाना। बाहर की तरफ काली काब है और सिमिसिफ्यूजा है। काली काब में तो ज़्यादा हरकत इतनी नहीं करती, पीठ की तरफ ज़्यादा हरकत करती है, मगर जाके ठहरती है तो बाईं तरफ, रान के दोनों तरफ। मैं फिर बाईं कह के मैं दाएं हाथ मार रहा था, मगर डॉक्टर साहब ने देख लिया तो उन्हें पकड़ लेना है। हाँ, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी बाहर बैठती है दर्द, ये काली काब की दर्द, अंदर की तरफ नहीं। कोलोफाइलम की अंदर की तरफ होती है और पोडोफाइलम की भी अंदर की तरफ। कोलोफाइलम की उतरती है नीचे की तरफ, पोडोफाइलम की भी। काली काब की कमर में ऊपर नीचे तो हरकत करेगी, बाईं तरफ हरकत नहीं करेगी, अगर आएगी तो वहाँ ठहर जाएगी आके। और सिमिसिफ्यूजा में रहम से हरकत करके बाईं तरफ अगर नीचे उतरे
बाहर की तरफ, बाईं तरफ से मुराद है रान के बाहर की तरफ, बाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी, बाहर की तरफ अगर हो तो वो कॉलोफाइलम है ना, सिमिसिफुजा है। कॉलोफाइलम अंदर की तरफ है, सिमिसिफुजा बाहर की तरफ है। ठीक है। और ओवरीज में दर्द जो है इसकी वो वाकईतन दाईं तरफ ही होती है जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ। बाज़ दफ़ा मेंसेस से पहले यानी हैज़ से पहले और बाद में यूट्रस में दर्द का एहसास रहता है कुछ अर्सा तक। उसमें लेकिसिस भी अच्छी है, सिमिसिफ्यूजा भी है, एपिस भी है और वेस्पा भी है और पोडोफाइलम भी। इसमें मुस्तकिल इसहाल नहीं होते जो आके ठहर जाएं। इसहाल की नौयत है या तो मरीज़ मर जाएगा या ठीक हो जाएगा, इसलिए असहाल ठीक हों तो फिर मरीज़ ठीक है। मुस्तकिल असहाल इसमें लंबा ठहरने वाले नहीं मिलते। हाँ, कॉन्स्टिपेशन के साथ अदलते बदलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जिगर के फेल की खराबी तो मुस्तकिल चीज़ है, मगर उसका एक्सप्रेशन, उस खराबी का इजहार लाजिम नहीं कि असहाल की सूरत में हो। अगर कभी असहाल में और कभी कब्ज़ में वो खराबी ज़ाहिर हो तो ये पोडोफाइलम की एक मज़ीद अलामत है। इसका अगर आप मरीज़ हो पोडोफाइलम का और ऊंची ताकत में इसको इस्तेमाल कर दें तो अचानक ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ ही सर दर्द शुरू हो जाएगा, इसका ठीक करना मुश्किल होगा। इसलिए इसमें यह एहतियात करें कि अगर पोडोफाइलम का मरीज़ हो तो उसको पोडोफाइलम 30 में दें, ज़्यादा ऊंचा ना दें, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो। बाज़ जल्दबाजी से तमाशा दिखाने के लिए 1 लाख में दे देते हैं कि देखो जी फ़ौरन ठीक हो गया, और ठीक हो गया और सर दर्द फिर ऐसा पकड़ता है ठीक होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये इंतकाल मरज़ है। ठीक नहीं हुआ, बल्कि सडननेस, अचानक हुक्म जो आया है उसने वहाँ से छुड़ाया मरज़ को और किसी और तरफ मुंतकिल कर दिया। इसमें गॉलस्टोन कॉलिक की इलामतें भी मिलती हैं, क्योंकि डुओडेनम की तरफ रनिंग, फाड़ने वाली दर्दें हरकत करती हुई पित्ते से डुओडेनम की तरफ जाती हैं। इसमें एक बात है कि मसाज, हल्का मसाज मुफीद है, और मगर उसकी हरकत पीछे से यूँ आके ऊपर जहाँ भी पिता है वहाँ तक, मेरा सा पिता कहाँ, आप हरकत बना के दिखाएं। ये जो पसली है, दाईं पसली नहीं, हरकत बाईं से शुरू करके पित्ते के मकाम तक मसाजिंग करके दिखाएं। ये दाईं इस तरफ से, हाँ हाँ, आगे ऊपर लाएं थोड़ा सा, यहाँ तक, यहाँ मेरी पसली यहाँ पे, हाँ ठीक है, इस तरफ यहाँ से लाके, हाँ जी, तो इस तरह से फिर यहाँ। ये जो है ना हरकत, कोई देख रहा है आपको खुदा के अलावा? तो यहाँ से आप सामने खड़े हो जाएं उसके कैमरे के, दिखा देंगे, इधर आ जाएं।
अगर खुदा न खास्ता आपके पित्ते में दर्द हो, ये पित्तर हुजूर बस जी हाँ, तो पीछे से लाइन पर हाथ और यहाँ तक बता दें, यहाँ तक। ठीक है हुजूर, मसाजिंग ये है, ये मुफीद होगी। ठीक है हुजूर, पित्ता यहाँ हाँ, पर होगा ठीक है, बनाना। ठीक अगर यहाँ से हाँ, हम ले आए हाँ। इस तरफ और यहाँ ठीक है। फर्क पड़ा भी? ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं आपको, माशाल्लाह। पित्ते के अमराज में अमूमन शदीद मतली होती है और वॉमिटिंग भी होती है, कमज़ोरी भी बहुत पैदा हो जाती है। इसमें एक और चीज़ भी है, ज़रूरी नहीं कि पित्ता ही ख़राब हो, बाज़ दफ़ा नज़ला डोडेनल कैनाल पे गिरता है, इसका अंदरूनी नज़ले भी होते हैं, गुर्दे का नज़ला, उसका गॉल ब्लैडर ना, यूरिनरी ब्लैडर का नज़ला, क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, मसाना पेशाब का। ये इनमें अगर ठंड लग जाए तो बार बार पेशाब आता है मरीज़ को, वैसे कोई ज़्यादा अलामत नहीं मालूम होती नाक ठीक है कि नज़ला वहाँ गिर जाता है। तो डोडेनल नज़ला जो है वो इसका हिस्सा है ख़ास। और गॉलस्टोन कॉलिक पहले बता चुका हूँ, महसूस होता है वाक़यातन भी उसमें, और बढ़े हुए जिगर में पोडोफाइलम को एक ख़ास मर्तबा हासिल है। प्रोलैप्स यूट्रस का, इसमें और कौन सी दवाएं हैं? स्ट्रेमोनियम पढ़ाई। डॉक्टर साहब प्रोलैप्स की अलामतें बताएं, लोगों को किस तरह पता चलेगा कि मुझे प्रोलैप्स होगा यूट्रस का? पहले तो ये कि जो उसकी सर्विक्स है, हाँ, उसके एहसास होता है उसके गिरने का खुद औरत को थोड़ा बहुत। फिर ये कि उसमें आपके पास जो मरीजें आती हैं जी, जाएँ जी तो क्या बयान करती हैं, वो बताएं हमें। एहसास है कि कुछ चीज़ नीचे गिर रही नीचे है गिर रही है। और आगे की तरफ। फिर वो चूँकि वो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी होती है, उससे फिर दर्द भी हो सकता है, डिस्चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। और उसमें जो डिस्चार्ज है खून मिला हुआ भी हो सकता है। और पेट, निचला हिस्सा पेट का ऊंचा बढ़ भी जाता है? नहीं हुजूर, ज़रूरी नहीं बढ़ता है, नहीं हुजूर, जरूरी नहीं है, नहीं हुजूर, मगर बढ़ भी सकता है। जी। फिर कभी कभी पेशाब को रोकने की जो है कुव्वत वो भी ताकत कम हो जाती है। उसमें होता है कि जब खांसी करें हाँ। या छींकें या ज़ोर किसी दबाव पड़ता है मसाने पर दबाव, और वो सारा जो निज़ाम है उसमें फिर वो ख़ता हो जाता है पेशाब। और फिर ये बहरहाल फिर एग्जामिनेशन के बाद सही पता लगता है हुजूर। एग्जामिनेशन के लिए आप डॉक्टर वर्मा के पास यूट्रस के प्रोलेप्सिस में म्यूरेक्स बारहा इस्तेमाल की अच्छी दवा है, और सीपिया भी है, नेट्रम्योल भी है। सीपिया की जो बाकियों से पहचान है वो ये है कि इसमें बैठने और लेटने में आराम है और चलने में तकलीफ बढ़ती है। अगर किसी मरीज़ा को प्रोलेप्स का एहसास बैठने और लेटने से कम हो जाए तो उसको मुफीद है। मगर बहुत सी औरतें हैं जो कहती हैं लेटने के बावजूद भी जारी रहता है एहसास, तो सीपिया ये एक ख़ास पहचान हो जाएगी। सीपिया के लिए ये पहचान हो जाएगी अगर वो लेटने से बढ़े। लेटने से तकलीफ़ें बढ़ने में एक और दवा भी है जो सीपिया ही की तरह जिगर की चोटी की दवा है, वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम में भी लेटने से तकलीफ़ें बढ़ती हैं। बाज़ शियाटिका लेटने से बढ़ता है, हरकत से नहीं बढ़ता, तो वो टिपिकल लाइकोपोडियम का केस है। और वो है मिजाज उसका पित्ते, क्या कहते हैं, सौदाई सफरावी मिजाज जी, सफरावी, हाँ। ऑस्ट्रेमोनियम में स्ट्रेबिस्मस भी पाया जाता है। आंख स्क्विंट, एक आंख इधर थोड़ी सी देखिएगी, एक दूसरी तरफ, यही है ना स्ट्रेबिस्मस,
आँख के स्क्विंट क्यों नहीं कहते? उसमें लेकिन वो गालिबन उसमें ये जो आँखों का अपना नज़र नहीं आता, स्क्विंट नहीं है सच, लेकिन अंदरूनी कुछ खराबी की वजह से अच्छा, ये गालिबन बैरूनी नहीं? मेरे जहन में ये है, हो सकता है मुझे तो बैरूनी भी याद है, अंदरूनी भी होगा, मगर वो उसको स्क्विंट अगर आँख का एक हिस्सा एक तरफ चला जाए, दूसरा जरा से दूसरी तरफ चला जाए, उनका निशाना ठीक ना रहे, मुतवाज़ी ना रहे, उसमें स्टेमोनियम काम आती है। ठीक तो उसको स्ट्रैबिस्मस नहीं कहते। ठीक, मेरे जहन में हुजूर पक्का याद नहीं सो। चेक कर लें। हाँ, किसी ने पूछा था ना कि मेरी आंखें फलां एक्टर या एक्ट्रेस से तो नहीं मिलती, तो जो स्पेशलिस्ट था आंखों का, उसका जो सेक्रेटरी था वो बेचारा सादा सा था, तो मैंने कहा हुजूर आपकी तो एक आंख दूसरी से नहीं मिलती दोनों किसी और से क्या मिलेंगी। और ये लतीफ़ा फर्जी नहीं है, वाक़ियतन हुआ है। कल नसीम मरहूम ने बताया था मुझे। कल नसीम बहुत चोटी के इंसान थे, बामज़ा और बहुत हमदर्द, गैर मामूली खिदमत करने वाले, फ़न के बीमार, जनरल होकर वफात पाए हैं। जब बताया था उसमें मैं कर्नल ही थे वो जमा में तभी कर्नल आया है, या मुमकिन ब्रिगेडियर हो गए हों। जनरल नसीम की बात है, ठीक है। अब पल्स्टिल्ला पे आ जाएं या वक्त नहीं रहा है? अभी वक्त कुछ पल्स्टिल्ला तो मैं इतना आपको बता चुका हूँ मुख्तलिफ बीमारियों दवाओं के हवालों से कि आपको याद होनी चाहिए सारी। याद ही है ना? ज़रूरत है फिर? हाँ बहुत दिलचस्प मरीज़ होता है पल्स्टिल्ला का। इसका मिजाज नरम और रोने की तरफ माइल, लेकिन इरिटेबल भी बहुत, इसलिए छुई मुई मिजाज है इसका। अपना आम मिजाज इसका नरम ही है, छोटी सी बात पे रो पड़ेगा, दिल में नरमी है लोगों के लिए, सख्ती नहीं पाई जाती, मगर अपने अना के हवाले से छुई मुई है। इसलिए जब ये देखे कि उस कोई अना को कुचला गया है, बेइज्जती महसूस करे, तो फिर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। इसको टची भी कहते हैं कि बहुत टची है ये, तो पल्स्टिल्ला की खास अलामत है ये। इसको हमेशा वहम भी रहता है कि मेरी बेइज्जती ना कर रहा हो कोई, मगर उसका जो असर है वो वायलेंट नहीं होता, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, महसूस करेगा सख्ती से, मगर ये वायलेंट होकर नहीं करता। बाद में चिढ़ जाता है, चिटके झटके वाली बात करता है। अक्सर मेलनकोलिया, सैडनेस, वीपिंग, डिस्पेयर, रिलीजियस डिस्पेयर, whims, इमेजिनेटिव, एक्सट्रीमली एक्साइटेबल, ये इसकी इलामतें हैं। ज़ूद हिस्स, रोने की तरफ मैलान रखने वाला, और नरम दिल, और तवहमात में जल्द मुब्तला हो जाने वाला, ये सोचने वाला कि शायद ये यूँ हुआ हो या उस तरह हुआ हो, और अपने नफ्स की यानी इज़्ज़त के ऊपर समझता है हमला किया गया है, हालांकि कोई हमला ना कर रहा हो। तो इज़्ज़त नफ्स के मामले में तो ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा वहमी। बाज़ दफ़ा रिलीजियस मेनिया हो जाता है ऐसे मरीज़ों को। ऐसी औरतों में अक्सर होता है जब वो ज़्यादा हों पल्स्टिल्ला की मिजाज की, और क्योंकि वो अपने गुस्से को पूरी तरह खुल कर जाहिर नहीं करती, इसलिए वो दबा हुआ गुस्सा उनको, उनके लिए अमूमन रिलीजियस मेनिया बन जाता है, यानी मजहबी पागलपन।
और फिर कुल्लियतन पागल हो जाती, इंसेन हो जाती हैं। मैदे के साथ भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। मैदा फैट्स को, यानी तेल वाली चीज़ें और घी वाली किस्म की चर्बी वाली चीज़ें, इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द उसके नतीजे में मैदा बैठ जाता है, इसलिए अवर्शन भी हो जाती है ऐसे मरीज़ों को। लेकिन अगर नफ़रत ना भी हो और थोड़ी सी किसी ने मलाई खा ली, थोड़ा सा घी वाली चीज़ ज़्यादा खाई, तो मैदा जवाब दे जाए, तो ये पस्तिल्ला की एक इलामत है। कार्बोवेज में भी है, दूसरी दवाओं में, मगर पस्तिल्ला की भी एक इलामत है। इनमें दो किस्म की जो मेनियाज हैं, पागलपन के इजहार, वो बाज़ दफ़ा पूरे पागल बनाकर नहीं होते, बल्कि बाज़ बातों में पागलों वाले आइडियाज़, ख्यालात हो जाते हैं। मसलन एक अगर ये ख्याल हो कि फ़लाँ खुराक जो है वो बनी नौ इंसान की हलाकत का मूजिब है, तमाम बनी नौ इंसान वो चीज़ खाते हैं, इसलिए वो हर मामले में वो तनज़ुल पजीर हैं। तो ये जो फिक्स्ड आइडियाज़ है ना खुराक के मतलब, ये पस्तिल्ला का हिस्सा है। और दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा पस्तिल्ला की औरतों को शादी से नफ़रत हो जाती है, और अगर शादी से नफ़रत नुमायां तौर पर पाई जाए और उसकी कोई मालूम नफ्सियाती वजह दूसरी ना हो, तो पस्तिल्ला देनी चाहिए। गर्म कमरों में तकलीफ़ें बढ़ती हैं, और अजीब बात है कि गर्म कमरों में सर्दी भी बढ़ती है। यानी मरीज़ की जो अंदरूनी सर्दी की कैफियत है, बाज़ दफ़ा पस्तिल्ला का मरीज़ चिल महसूस कर रहा है अंदर से, वैसे बाहर हाथ पांव गर्म होते हैं, और वो बावजूद इसके कि इस बात में तजाद मालूम होता है, गर्मी से सर्दी बढ़े, मगर चूँकि वो एहसास है सिर्फ, इसलिए पस्तिल्ला का मरीज़ अगर ठंड महसूस कर रहा हो, गर्म कमरे में जाएगा तो और भी ज़्यादा महसूस करेगा। प्यास नहीं होती, मगर उसके बावजूद ठंडे पानी से कुछ सुकून मिलता है। और ठंडा खाना खाने की तरफ भी रुझान होता है। बहुत बड़े बड़े नए आपने मुहावरे याद कर लिए हैं। द स्टमक सिम्टम्स आर वर्स इन द मॉर्निंग, द मेन द सिम्टम्स वर्स इन द इवनिंग। द मेन द सिम्टम्स क्या मुराद है? मेंटल सिम्टम्स को द मेन द सिम्टम लिखा गया है। ठीक है। मैदे की तकलीफें सुबह ज़्यादा ख़राब और ज़हनी तकलीफ़ें रात शाम को ज़्यादा, क्योंकि ऐसी मरीज़ाओं को जो उदासी के दौरे पड़ते हैं वो हमेशा शफ़क़ शाम के वक्त बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। वो वैसे ही डिप्रेशन का वक्त होता है बाज़ लोगों के लिए बाज़ मौसमों में, लेकिन इनके लिए हमेशा ही शाम का वक्त उदासी के लिहाज से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है। ठंडी हवा में हल्की हरकत करने से आराम मिलता है मरीज़ को। पस्तिल्ला का एंटीडोट मैंने बताया हुआ है आपको, एक याद है? नहीं, वो इसका क्रॉनिक है पस्तिल्ला का। पस्तिल्ला का एंटीडोट सल्फर है, याद रखना चाहिए, क्योंकि सल्फर की बाकी इलामतें नहीं मिलती ना, सिर्फ गर्मी है, हाथ पांव की जलन।
तो सल्फर अगर ज़्यादा दे दी जाए तो पस्टिल्ला को ना भूलें, पस्टिल्ला अगर ज़्यादा दे दी जाए तो सल्फर को ना भूलें। ये एक दूसरे को ये बद असरात को तोड़ देते हैं। अगर सोराइसिस फ्लैट हो, ब्राउनिश हो और छोटे छोटे दायरों में, जैसे अंगूठे के नीचे आ जाए कोई दायरा, तो इस किस्म के हिस्सों में पस्टिल्ला भी सोराइसिस में अच्छा असर रखती है। इसमें भी वीनस स्टाइसिस मिलता है, यानी वेन्स फूल जाती हैं, वहाँ आके ब्लड खून आके ठहर जाता है और वो तमाम इलामतें जो जाला पैदा कर देती हैं, औरतों की टांगों वगैरह में वर्म भी पैदा कर देती हैं, ये पस्टिल्ला में भी मिलती हैं। इसमें ये जो वेन्स की खराबियां हैं, इसको इस्तिलाहन वेरिकोस वेन्स कहते हैं। वेरिकोस वेन्स के साथ अगर अल्सर्स भी हों तो उसमें पस्टिल्ला भी अच्छा असर रखने वाली दवा है। उसमें कुछ नासूर से बन रहे हों इर्द-गिर्द। अल्सर इसके जब होंगे तो फिर वो खून भी बहेगा उनसे, लेकिन वेरिकोस वेन्स ठीक नहीं होंगी। अल्सर्स का स्पॉट वेरिकोस वेन्स के अंदर नहीं होता, उसके किनारों पर होता है, इसलिए वो बावजूद ब्लीड करने के वेरिकोस वेन्स को फायदा नहीं पहुंचाता। नज़लाती बीमारियों में ये बहुत मुफीद है। पस्टिल्ला के मरीज़ को क्रॉनिक नज़ला वगैरह और कई किस्म की जो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी अंदरूनी झिल्लियों की बीमारियां वो लगी रहती हैं। जो बच्चियां जवानी की उम्र को पहुंच रही हों उनके लिए कैलकेरिया फास्ट की तरह पस्टिल्ला भी एक अहम दवा है, इसको हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। ज़ाहिरी तौर पर इसका सर दर्द जो है वो मिग्रेन से मिलता है, एक तरफ का होता है, और अक्सर ये जो हैं कनपटियाँ इनमें और इनमें से अंदर जैसे घुसरा हो और चेहरे का एक हिस्सा, ये पस्टिल्ला की ख़ास सर दर्द की अलामत है। ये और भी दवाओं में है, तकरीबन तमाम मिग्रेन में एक तरफा दर्द की अलामतें पाई जाती हैं। इसका पस्टिल्ला में फ़र्क करने वाली अलामत क्या है जिससे आपको पता लग जाए कि ये पस्टिल्ला का मरीज़ है, कोई और नहीं है? नरम मिजाज नहीं, नरम मिजाज भी कई होते हैं, बेशुमार होते हैं। फ़र्क करने वाला है पस्टिल्ला जी नहीं। पस्टिल्ला की अलामत जो ख़ास पेशान है ये है कि पस्टिल्ला का सर दर्द होगा तो एक तरफ जिस्म की गर्म, एक तरफ ठंडी, और फ़र्क गर्मी सर्दी का ऐसा है कि हाथ लगाने से ही पता चलता है, और एक तरफ का चेहरा तमतमाया हुआ, दूसरी तरफ का जर्द रूह वह खून नहीं रहा। तो ये एक ऐसी नुमाया चीज़ है पस्टिल्ला की कि उसके नतीजे में आपके लिए पस्टिल्ला की पहचान मुश्किल नहीं रहती। इसलिए सर दर्द की अलामतों में वक्त ज़ाया करने की बजाय, ज़्यादा खोज लगाने की बजाय ये देख लें अगर ये है तो पस्टिल्ला की बात करें, वरना किसी और की दवाई की तलाश करें। मगर ज़रूरी नहीं कि इसके हर दर्द में ये मौजूद हो, इसलिए पस्टिल्ला फिर भी काम आ सकती है अगर ये अलामत ना हो। मगर अक्सर चूँकि ये अलामत मिलती है इसलिए पहले सरसरी तौर पर ये देख लें। पस्टिल्ला ना हो तो फिर अमूमी तलाश करें। इसका सर दर्द जो है
वो थ्रॉपिंग वगैरह हर किस्म का है, इसमें कोई तफसील ज़रूरत नहीं बहस की। मिग्रेम्स की तरह पीरियडिक मुअय्यन वक्फों के बाद आने वाला। पस्टिला में आँखों में गुआंजनियाँ बहुत निकलती हैं, और ये तो मैंने अक्सर बच्चों में इस्तेमाल करके देखी है, बहुत मुफीद है। जहाँ गुआंजनी का रुझान हो, पस्टिला से वो ठीक हो जाता है खुदा के फल से। इसके नाक और गले की अलामतें नेट्रिमोर से बहुत मिलती हैं, और नेट्रिमोर पस्टिला का क्रॉनिक भी है, यानी मुज़मिन है। मुस्तकिल तौर पर पस्टिला की अलामतें मिलें तो नेट्रिमोर उसको पस्टिला के नाकाम होने के बाद उठा लेता है और मुफीद साबित होता है। कानों में बहुत हर किस्म की इन्फेक्शन और तकलीफ़ें, हर किस्म की बहरेपन, उसकी अलामत मैंने आपको बताई थी कि नज़लात वगैरह भी जब कान की तरफ जाते हैं तो तबीयत में नरमी और दर्द के साथ रोने का एहसास, जैसे बेख्तियारी से कोई बेचारगी से होता है, गुस्से के साथ नहीं। गुस्सा अगर हो तो फिर कैमोमिला इस पस्टिला की बजाय काम आएगा। इसमें जो पुराना नज़ला हो जाए तो जो खुश्की सी है वो दिमाग के नाली के, नाक की नाली के ऊपर चढ़ जाती है, और अंदर की तरफ वहाँ जहाँ हाथ नहीं पहुँच सकता, दबा नहीं सकता इंसान, वहाँ महसूस होता है हल्का सा दर्द और ठहर जाने वाली खुश्की और स्टफीनेस। बाद में लगता है अंदर कोई प्लग है, कोई चूहा फंसा हुआ है, पूरी तरह सांस को नहीं जाने देता। ये पस्टिला की पुरानी नज़लाती तकलीफ़ों में ये हो जाया करता है। इसका बलगम अमूमन सफ़ेदी से शुरू होकर जर्दी की तरफ बढ़ता है, बहुत जल्दी इसके नज़लाती इखराज में जर्दी पैदा हो जाती है। ज़्यादा देर तक रहे अगर पस्टिला का मरीज़, तो आमतौर पर क़ुव्वत शामा मुतासर होती है, सूंघने की ताकत या मर जाती है या कम हो जाती है। वो आपको मैं बता चुका हूँ, सुबह की लिखा हुआ द माउथ एंड स्टमक सिम्टम्स आर वर्स इन द मॉर्निंग, द मेंटल सिम्टम्स आर वर्स, ये पहले भी आ चुका है। और इसकी खांसी में सुबह के वक्त ज़्यादा बलगमी और भीगी हुई खांसी, और शाम के वक्त खुश्क हो चुकी होती है, शाम के वक्त तक। नज़ले पुराने हों तो या रुझान ज़्यादा हो तो नाक से नक्सीर भी फूटती है। इसमें नक्सीर में जो हैज़ का ज़माना है उसमें उसके साथ भी इसका ताल्लुक़ है। अगर हैज़ रुक जाए और नक्सीर आए तो फिर ब्राउनिया दवा है, अगर हैज़ जारी रहते हुए भी नक्सीर आए तो फिर पस्टिला दवा है। इन दोनों बैक वक्त चलते हैं। और इसके मेंसेस अमूमन लंबे हों तो फीके रंग के होते हैं, क्योंकि पस्टिला एनीमिया की भी चोटी की दवा है। और अनीमिक मरीज़ों में मैंने देखा है अगर पस्टिला दी जाए, इलामतें मुतालबा करें, तो बाज़ दफ़ा कई महीने रुक जाते हैं मेंसेस। और जब मरीज़ाएँ मुझसे शिकायत करती हैं कि आपने तो मेंसेस खोलने की दवा दी थी तो बंद ही हो गए हैं,
उनको मैं बताता हूँ कि आप इत्मीनान बस बैठी रहें चंद महीने, जब तक आपका खून ऊंचा नहीं हो जाएगा, लेवल खून का, खून पूरा नहीं होगा, उस वक्त तक मेंसेस नहीं आएंगे। और खुदा के फजल से बारहा ऐसा हुआ है कि 3-4 महीने के बाद जारी हुए तो उस वक्त तक खून का जो लेवल को क्या कहते हैं उसका, नहीं लेवल तो उर्दू, हीमोग्लोबिन तो नहीं है, खून का दर्जा जो है हैं, नहीं लेवल ग्रेड उसका जो, हाँ दर्जा उसको कहेंगे। खून की मिकदार का दर्जा जब ऊंचा हो जाए सेहतमंद हद तक, तो फिर मैं खून वो जारी होंगे मेंसेस, वरना नहीं। और एक दफ़ा तो बारहा देखा है मैंने, बेहतरीन इलाज है ये पल्स्टिला इस लिहाज से, एनीमिया की सूरत में मेंसेस बंद करेगी, क्योंकि वो एक नाजायज़ इखराज है जो कमज़ोर करता है बदन को। इसमें कमर दर्द को सख्त चीज़ से दबाने से आराम आता है। बाज़ औरतें कहती हैं कि हमें लताड़े, कोई बेशक बूट पहन के लताड़े, तो वो उनके दर्द की जो शिद्दत है वो चाहती है कि सख्त चीज़ से दबाया जाए, इसलिए वो उससे फ़ायदा पहुंचता है। पल्स्टिला इसका इलाज है। हे फीवर वगैरह भी इसमें पाया जाता है, उसकी तफरीकी इलामतें कोई मुझे मालूम नहीं हुई। कई इलामतें जो नेचुरल से मिलती जुलती हैं, वो उसमें बहस की ज़रूरत नहीं, आम मारूफ चीज़ें हैं। पल्स्टिला की जो नज़ला है वो भी छाती में उतरता है और गाढ़ी बलगम बन के बाज़ दफ़ा देर तक बलगमी खांसी बनाता है, जो दिन को सुबह के वक्त नरम होती है निस्बतन, मगर बलगमी, रात के वक्त ज़्यादा तकलीफ दे और खुश्क। इससे मिलती जुलती बाज़ और दवाओं में जो इलामतें पाई जाती हैं वो वक्त ख़त्म हो गया ग़ालिबन, हैं वक्त ख़त्म हो गया, इसलिए बाकी फिर से इंशाल्लाह। ये ले लो यहाँ से, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम।